अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपने चैनल रिव्यूज़ एंड रिव्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका अपना गुलाम रज़ा। दोस्तों, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि हमारा और आपका ताल्लुक ऐसे ही चलता रहेगा। दोस्तों, आज जिस किताब की हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत दिलचस्प किताब है। इस नुक्ता नज़र से कि उस वक्त क्या हो रहा था बरे-सगीर में, उसका डिटेल्ड रिव्यू दे रहे हैं। इस किताब के मुसन्निफ 9 अगस्त 1942 से लेके 28 मार्च 1945 तक अहमदनगर फोर्ट में कैदोबंद रहे हैं। और जब ये किताब लिख रहे हैं तो अप्रैल 1944 से स्टार्ट करते हैं और अगस्त 1944 पे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत ही दिलचस्प किताब है। 420 पेजेस पे मुश्तमिल है। और ये स्टार्ट करते हैं बिफोर क्रिश्चियनिटी, कि उस वक्त बरे-सगीर के हालात और वाक़यात क्या थे, कौन से लोग रहते थे, कैसे रहते थे, आपस में उनके ताल्लुकात, रस्म व रिवाज क्या थे। फिर जब इस्लाम आया तो ये लोग आपस में फिर भी मोहब्बत और भाईचारे से के साथ रहते थे। जब स्लेव डायनेस्टी आई तो एक टर्म यूज़ कर रहे हैं मुग़ल रूल के लिए, सब सारे रूल्स के लिए, तो वो इंडियनाइज्ड हो गए। मतलब सारे यहाँ की मट्टी में मिल-जुल गए। यहाँ पे शादियाँ की, यहाँ पे उनकी कब्रें बनी, यहाँ पे उनके शमशान घाट बने, सारे यहीं के हो गए। अगर कोई बाहर का भी आया, चाहे वो किसी भी दौर से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन ये वाहिद रूल था, ब्रिटिश रूल, जिसमें जो लोग आए उनका रहन-सहन भी अलग था बरे-सगीर के लोगों के निस्बत से। और उन्होंने आगे एक तफ़रीक पैदा की, नफ़रत के बीज डाले उन लोगों ने। और ये किताब जब लिखी गई, वो सब पाकिस्तान तो नहीं बना था, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आज़ादी से बहुत करीब के दिन है। सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट है। इसके मुसन्निफ हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले वज़ीर आज़म रहे हैं और इस वक्त तक सबसे ज़्यादा अरसा वज़ीर आज़म रहने वाले हैं हिंदुस्तान के। तकरीबन 420 पेजेस की ये किताब है। दिलचस्प इस नुक्ता नज़र से है कि ये सिर्फ सियासी किताब नहीं है, ये एक तारीखी किताब है। हमारा ये इख्तलाफ हो सकता है नेहरू साहब से कि उन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की कश्मीर इशू पे, और बहुत सारे इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन ये नेहरू साहब को भी नहीं था पता कि मेरी आने वाली जनरेशन या मेरे सक्सेसर्स में से कोई ऐसा भी इंसान आएगा जो इंडस वाटर ट्रीटी, जिसको सिंतास मुआहिदा कहते हैं, उसको भी ख़त्म कर देगा और उस मुल्क के लोगों को बोलेगा कि रोटी खाओ वरना गोली तो है मेरी। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इस किताब को स्टार्ट ही मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। बड़ी दिलचस्प किताब है इस नुक्ता नज़र से भी कि उस वक्त जिन्ना साहब का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और मैं आपको बताता चलूँ कि जिन्ना साहब को बड़ा रिगार्ड भी दे रहे हैं, हालांकि उनसे इख्तलाफात भी हैं, लेकिन फरमा रहे हैं कि अगर मुस्लिम लीग में कोई बात करने वाला है तो वो एक ही एम ए जिन्ना है। तो गांधी जी की बड़ी तारीफें कर रहे हैं। गांधी जी के बड़े मुतक़िद थे जवाहरलाल नेहरू साहब, और इसीलिए भी मेरे ख्याल में पहले वज़ीर आज़म रहे हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि आज के दौर में हिस्टोरियन अपने आप को कहलाने वाले इंडियंस आके नेहरू साहब पे बड़ी तनकीद करते हैं कि अगर वो नहीं होते, पटेल साहब या कोई और वज़ीर आज़म होते, तो इंडिया बहुत तरक्की कर जाता। आपने शायद नेहरू साहब के व्यूज़ नहीं पढ़े, आप पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था और वो सारे इस बरे-सगीर की सियासत को किस नुक्ता नज़र से देख रहे थे। हमारे भी इख्तलाफात हैं। इस किताब में भी बहुत सारी जगहों पे उनके साथ मैंने पॉइंट आउट किया है कि वो
हमारी जो जिन्ना साहब की डायरेक्शन है, या जिन्ना साहब को वो अंडर एस्टिमेट कर रहे थे कि नहीं, ये इस तरह नहीं हो सकता, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्ना साहब आ जाएं और हमें ही समझें कि हम जिस तरह कह रहे हैं कि ब्रिटिश से आज़ादी लें, फिर हम आपस में बैठ के मसले सॉर्ट आउट कर लेंगे। और कुछ चीज़ें बयान भी नहीं की हैं कि जिन्ना साहब मसलन एक जगह पे लिख रहे हैं कि जिन्ना साहब पुराने दौर के आदमी हैं, आज जिस इस दुनिया में जो हो रहा है उस पे उनका जो रद्द-ए-अमल है वो मुमासलत नहीं रखता। या एक जगह पे लिखते हैं कि जिन्ना साहब जो हैं वो रिटायर्ड हो गए थे पॉलिटिक्स से, और उसके बाद जाके इंग्लैंड में सेटल हो गए थे कुछ साल तक। हालांकि रती जिन्ना की डेथ हो गई थी और जिन्ना साहब डिसार्ड हो गए, हिंदुस्तान छोड़ के जाके लंदन में क़याम किया था। बिल्कुल किया था, लेकिन उसके पीछे रीजंस क्या हैं वो नहीं लिखे। और उस वक्त कितने वो फरागदिल इंसान थे, कितने सेक्युलर थे, ब्रॉड माइंडेड थे, ये चीज़ें हजम कर गए। तो मेरा भी इस किताब से इख्तलाफ है, लेकिन 420 पेजेस की ये किताब है, पाकिस्तान में अवेलेबल है, तकरीबन 1000 इसकी कीमत है, ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं। ये स्टार्ट होती है 9 अगस्त अपना अप्रैल 1944 से, और अगस्त 1944 पे ख़त्म होती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही है उस वक्त। इसमें एक हैरानकुन बात ये आपको मिलेगी कि जवाहरलाल नेहरू साहब ने उस वक्त जितने भी बड़े बड़े राइटर्स हैं उन सबको पढ़ा हुआ है, बार बार उनके रेफरेंसेस दे रहे हैं अपनी किताब में। आइंस्टाइन हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर साहब हो गए, या जो भी उस वक्त हिस्टोरियन हो जाए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो जाएं, या किसी भी मकतब फ़िक्र के लोग हैं, इवन इस्लाम पे इतना डिटेल पढ़ा हुआ है नेहरू ने कि आप कहेंगे कि वाकई ही इज़ वंडरफुल पर्सन। मतलब इतना डिटेल में आप जाके, और वो भी केदो बंद में, और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब भी इनके साथ हैं, तो उनकी बड़ी तारीफ लिख रहे हैं। और उस वक्त भी मेरे ख्याल में वो प्रेसिडेंट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस के। बड़ी दिलचस्प किताब है, इसको पढ़ें। बिफोर क्रिश्चियनिटी स्टार्ट होती है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सिविलाइजेशंस, वेद, और ये सारी किताबें, इस्लाम, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, उनका असर। तो एंथ्रोपोलॉजी भी इसमें आ जाती है, जियोग्राफी भी उसमें आ जाती है, हिस्ट्री भी इसमें आ जाती है, पॉलिटिक्स भी आ जाती है। या गांव देहात में उस वक्त सियासत कैसे होती थी, पंचायत सिस्टम क्या है, पंचायत सिस्टम के, या कास्ट सिस्टम क्या है, कास्ट सिस्टम पे बड़ा डिटेल में लिखा है नेहरू साहब ने। और आखिर में आके लिखते हैं कि हिंदुस्तान को पास्ट में रहने से बेहतर है कि पास्ट से कुछ अच्छी चीज़ें लें और आगे निकल जाए फ्यूचर के लिए, साइंस। और इसी तरह यूरोप के लिए भी लिख रहे हैं कि यूरोप से हम वो चीज़ें लें जो यूरोप की अच्छी चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं कि यूरोप की हर चीज़ पे हम फख्र करें। मतलब एक दो जगह पे लिख रहे हैं कि जब मैं हिटलर के खिलाफ बोल रहा था तो उस वक्त ब्रिटिश के जो लोग थे वो हिटलर की तारीफें कर रहे थे, और फिर रातों रात जब इनके गले में पड़ गया हिटलर, तो ये डेमोक्रेट हो गए, लिबरल हो गए, और आज़ादी के अलमबरदार हो गए। फिर हिटलर से इन्होंने लड़ाई की। और उस वक्त जो गांधी जी का नॉन वायलेंस वाला स्टांस था, वो भी कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल था गांधी जी को उस पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे उतारना। क्योंकि नॉन वायलेंस तो था, लेकिन एक पूरे बरसगीर पे जब एक जापानीज की तरफ से, हिटलर की तरफ से एक जंग थोपी गई थी, तो उसको कैसे आप फेस कर सकते हैं। तो फिर इन्होंने इस जंग में ब्रिटिश का साथ दिया, लेकिन ये भी लिखा कि हम फ्री इंडिया चाहते हैं। इंडिया फ्री होगा तो हम अपने डिसीजन खुद कर सकते हैं। जिन्ना साहब को भी इन्होंने अपने हिसाब से एतमाद में लेने की कोशिश की है, लेकिन जिन्ना साहब उस वक्त किसी और सतह पे चले गए थे, जो कि इनकी अपनी गलतियां भी थी कि जिन्ना साहब को इतना दूर जाना पड़ा। क्योंकि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि अंडर एस्टिमेट कर रहे थे जिन्ना साहब की विजडम को, जिन्ना साहब के पावर को। आज भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि
अच्छा हुआ जिन्ना साहब ने ये लोग हमसे निकाल लिए, ये बड़े ये हैं वो हैं। भाई आप अपने तारीखदानों को तो पढ़ें कि उन्होंने क्या लिखा है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से वो स्टार्ट करते हैं तारीख को, और बड़े सगीर को किस नज़र से वो देखते हैं। आज भी इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स मिलते हैं, एक दूसरे के पड़ोसी हैं, और जब तक ये जहान रहेगा तो इसी तरह पड़ोसी ही होना है, पड़ोसी होके ही रहना है। जैसे लिहाज से रहें, जंग के सिचुएशन में रहें या अमन की सिचुएशन में रहें, रहना तो पड़ोसी ही है। ये ज़मीन के टुकड़े यहाँ से उठा के आप खला में तो नहीं ले जा सकते, या रोटी खाओ वरना गोली तो है मेरी, इस तरह नहीं हो सकता। मैंने पहले भी अर्ज किया कि नेहरू साहब या गांधी जी के गमो गुमान में भी नहीं होगा कि 21वीं सदी में भी एक ऐसा शख्स आएगा जो ये इस तरह की स्टेटमेंट देगा। ये एक बड़ी दिलचस्प किताब है, आपको पता चलेगा कि कितने ब्रॉड माइंडेड थे। और मैं अर्ज करता चलूँ कि जिन्ना साहब हों, गांधी हों या जिन्ना साहब हों, इनके सियासी इख्तलाफात तो हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन कोई ज़ाती अना नहीं थी आपस में। एक दूसरे से मिलते थे, बात करते थे, सियासत में एक दूसरे से इख्तलाफ कर सकते थे। इसलिए तो जिन्ना साहब ने ज़िंदगी के आखिर तक अपने आप को कहा है कि मैं एक माइनॉरिटी प्रोविंस से हूँ, यानी वो अपने आप को बम्बई, उस वक्त जो बम्बई था उस वहाँ के कहलाते थे। और इसलिए तो कहा था कि मेरा घर, नेहरू को बता देना कि मेरा घर है वहाँ, उसका ख्याल रखे, मैं छुट्टियों में आऊँगा मुंबई अपने घर पे रहने। ये हमारी बदकिस्मती है कि जिन्ना साहब हमारे पास नहीं रहे, वरना आज जो पाकिस्तान की हालात हैं वो तकरीबन ऐसे तो नहीं रहते। जिन्ना साहब भी एक बहुत बड़े स्टेचर के आदमी थे, लेकिन ये खुशकिस्मती है हिंदुस्तान की कि 17 साल नेहरू जैसा आदमी उनका वजीर आजम रहा, और जो भी उन्होंने सन्नती, ज़राअत और तालीम, सब चीज़ों में उन्होंने जो भी उस वक्त के इक़दाम उठाए, बहुत अच्छी नज़र से तारीखदान उसको देखते हैं। आज पता नहीं क्या बीजेपी और मोदी साहब की एक स्टांस रहा है कि हर बात पे ये भी नेहरू की गलती है, ये भी नेहरू की गलती है, ये भी नेहरू की गलती है। ये बड़ा तकलीफदेह भी है और हकीकत से आंखें चुराने वाली बात भी है। आप पढ़ें, नेहरू साहब की किताबें पढ़ें, आपको पता चल जाएगा कि नेहरू साहब की कितना ब्रॉड माइंडेड थे, जिन्ना साहब की कितनी इज्जत करते थे, और गांधी के साथ भी कितने इख्तलाफात रखते थे, बहुत सारी बातों पे इख्तलाफात रखते थे। और गांधी को, ये मैंने अर्ज किया कि वर्ल्ड वार 2 में नॉन वायलेंस के स्टांस से नीचे उतारा कि भाई आप कैसे नॉन वायलेंस, अब जंग हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है तो हमने तो मुंह देना है, हमारे लोगों ने मुंह देना है। और इस किताब में आपको ब्रिटिश का बड़ा डिटेल में रिव्यू मिलेगा कि ब्रिटिश ने आगे क्या किया इस बड़े सगीर पे। एक बड़ी मज़े की बात आपको बताना चलूँ कि 1757 में बंगाल में ब्रिटिश आया है, जिसे हम मीर जाफर मीर सादिक के नाम से भी जानते हैं। वहाँ पे उन्होंने जंग की और जंग जीती। और नेहरू साहब का ये नुक्ता नज़र रहा है कि जहाँ कहीं ब्रिटिश ज़्यादा अरसा रहा है वहाँ पे ज़्यादा गुर्बत, एक्सप्लॉयटेशन, तबाही और फेमेन वहाँ पे ज़्यादा रहा है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये वो इलाके हैं जहाँ पे ब्रिटिश सबसे पहले आए। और फिर हम मिसाल देते हैं पंजाब की, पंजाब में सबसे आखिर में आए, लेकिन पंजाब के मुसलमानों की भी तारीफ करते हैं कि वो तालीम में सबसे आगे गए। सर सैयद अहमद खान की इस किताब में बहुत बड़ी तारीफ है, शिबली नोमानी, सर सैयद अहमद खान, हाली, सबके नाम मिलेंगे, सबकी तारीफें भी मिलेंगी, सबका रोल भी आपको मिलेगा। और जिन्ना साहब के ऊपर तो बात करते ही करते हैं। तो उस वक्त चंद्र बोस, उस वक्त जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, और फिर अलग हो जाते हैं। तो ये किताब पढ़ने के लायक है, तारीख के शागिर्दों के लिए ये किताब बड़ी अच्छी किताब है। आप इससे इख्तलाफात भी कर सकते हैं इनके स्टांड से। तारीख का शागिर्द हमेशा अनबाइस्ड होकर किताब पढ़ता है, और पढ़नी भी अनबाइस्ड ही होके चाहिए। फिर आप उस पर सही से और जो नुक्ता नज़र अपना है वो पेश कर सकते हैं कि हाँ, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तलाफ करता हूँ,
अदरवाइज ये किताब बहुत अच्छी है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू सो मच।